क्लास 12 फिजिक्स। तो जब हमने लाइट की स्टडी को स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड फ्रॉम द रे। लाइट क्या है, एक रे की तरह, एक तीर की तरह चलती है, जो हमें न्यूटन ने बताया था। उसी को डिस्कस करते हुए हमने लाइट का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी हैव ऑलरेडी डन। मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द लाइट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ओके, स्टार्ट करेंगे डायग्राम से। देखिए ये है एक सरफेस, इस सरफेस पे ये है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ से ये लाइट आ रहा है कुछ इस तरह से, ये है आने वाला लाइट, इंसिडेंट रे। अगर इससे टकराने के बाद ये लाइट कुछ इस तरह से चला जाता, इधर को चला जाता, तो वो होता रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हम कर चुके हैं, अब इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब देखिए लाइट को बिल्कुल सीधा ऐसे जाना था, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सीधा, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो मीडियम है ये बिल्कुल सेम नहीं है। अगर मीडियम्स की बात करें ये सेम नहीं है। ये है जो ऊपर वाला मीडियम है, इस सरफेस के जो ऊपर वाला मीडियम है, मान लीजिए ये है एयर, और ये जो लाइट एंटर कर रही है ये कर रही है मान लीजिए ग्लास के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है जो ग्लास है वो ज़्यादा डेंसर होता है, ठीक है, और जो एयर होती है वो हल्की होती है, और ग्लास जो भारी होता है, ग्लास हो गया, वाटर हो गया। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो लाइट जो है एक्चुअल में जाना तो स्ट्रेट ही जा रही है, पर मीडियम के चेंज होने से लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। देखिए लाइट यहाँ पर पहुँच रही है, लाइट को जाना कहाँ था, इस पोजीशन पर ऐसे सीधा जाना था, पर पहुँच कहाँ रही है, यहाँ पहुँच रही है। तो देखिए लाइट के इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जाकर वो बेंड भी हो जाती है, सीधी नहीं जा रही। देखिए लाइट सीधा तो नहीं गया, लाइट बेंड हो गया। तो लाइट जब बेंड हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन से स्टार्ट करते लिखिए, द फिनोमिना of change the phenomena of change in path of light as it goes from one medium to another, ठीक है जी। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, लाइट के पाथ का चेंज हो जाना एज इट गोज फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से, यहाँ पर है एयर और यहाँ पर है ग्लास, सॉलिड मीडियम है ग्लास, ठीक है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, इसको हम बोलते हैं दैट इज द रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये होगी रिफ्रैक्शन की बात। रिफ्रैक्शन होता क्या है, ओके। दूसरा, अब जब हमने रिफ्लेक्शन किया था वहाँ पर भी हमने रिफ्लेक्शन के कानून को पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते थे, ठीक है। ये वाला एंगल जो है आई, ठीक है, जो यहाँ पर बनाएंगे एंगल आई, और ये जो एंगल आर, इधर वाला एंगल आर, ये दोनों इक्वल होते थे रिफ्लेक्शन के केस में। अभी हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। इसके नियम कौन से हैं, देखिए दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढना है तो आपको कौन सी दो रेज को देखना है। फर्स्ट रे है नॉर्मल, इसको देखिए दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। अब ये लाइट एक्चुअल में कहाँ जा रही है, ये लाइट एक्चुअल में यहाँ पहुँच रही है, और ये क्या है नॉर्मल। तो ये वाला एंगल क्या डिसाइड होगा, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है रिफ्रैक्शन का एंगल, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ओके। और ये जो रे है दूसरी इधर आ रही है, इस रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है जी। और ये आने वाले रे को हम क्या नाम दे देंगे, इसको बोल देंगे इंसिडेंट रे। ये तो आपको पता ही है, इंसिडेंट रे, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है जी, ओके। तो अब इसके लॉ की बात करें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
अगर रिफ्रैक्शन के लॉस की बात करें, देखिए एक रिफ्रैक्शन सॉरी, अब बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो लॉज हैं, तो हमने देखिए जो पहले हमने पढ़े हुए हैं, रिफ्लेक्शन के अलग लॉ है, रिफ्लेक्शन के जो अलग कानून है और रिफ्रैक्शन के अलग कानून है, ठीक है। तो इसके जो नियम है, फर्स्ट है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए हमने पहले ही पढ़ा हुआ, प्लेन कितने होते हैं आपके पास, 3D प्लेन क्या होता है, दिस इज द वाई एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, देखिए या तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर मैं वाई जेड की बात करूं, अगर लाइट एक मीडियम में वाई जेड से आया है तो इसको क्रॉस करके दोबारा भी वाई जेड में ऐसे ही जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाई जेड में आ रहा है तो इसको क्रॉस करके वाई जेड में ही जाएगा, ऐसा नहीं कि इधर को एक्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, दैट इज द फर्स्ट लॉ, रिफ्लेक्शन में भी किया था। सेकेंड लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सेकेंड लॉ है, इसके पहले मैं नाम की बात करूं, इस लॉ को आप स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। देखिए सेकेंड लॉ के नाम कितने हैं, स्नेल्स लॉ, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये नाम दो है पर मतलब एक ही है, ठीक है। स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। लिखना कैसे है डिफरेंट है पर काम सेम ही है। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों को मेजर करना है। देखिए कैसे, ये आई इसको मेजर करना है और आर रिफ्रैक्शन का एंगल है, दोनों को मेजर करना है। आप जब लैब के अंदर प्रैक्टिकली जाओगे ना, प्रैक्टिकल आपको एक लाइट का ऐसे प्रैक्टिकल करना होता है जिसमें आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों को मेजर कर सकते हो। दूसरा, जैसे जैसे आप आई चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आर अपने आप चेंज होता जाएगा, इन दोनों को मेजर करना है। मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने कोई आई की वैल्यू रखी, आई की वैल्यू रखने पे आई की वैल्यू आप डिसाइड करोगे, आर अपने आप निकल के आएगा। आई और आर की वैल्यू आपने रखी साइन आई अपॉन आर, इसको आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद कोई आंसर आ गया, मान लीजिए आंसर आ गया 2, मान लीजिए आंसर आ गया 2 फर्स्ट केस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर की रेशियो आपने 2 निकाल दी। बाद में आपने एंगल चेंज कर दिया, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया, इसको आपने कर दिया, पहले ये मान लीजिए 40 था, अब आपने कर दिया 45। इसको चेंज करने के बाद ये भी चेंज हो गया, ये चेंज होगा, इन दोनों की वैल्यू दोबारा से पुट करेंगे, फिर से आंसर क्या निकल गया 2। अब फिर से 45 के बाद मैं इसको 60 कर देता हूँ, 60 डिग्री। जब मैं इसको 60 डिग्री करूंगा, इसको चेंज करने पे ये भी चेंज होगा, आर भी चेंज होगा। अगर आर फिर से ये दोनों चेंज होंगे, पर जब मैं इन दोनों को फिर से सॉल्व करूंगा, आंसर फिर भी क्या निकल जाएगा 2 ही निकल गएगा। क्यों, ये 2 क्या है, जो आई और आर को बार बार चेंज करने पे एक ही आंसर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट इज लाइट, इसको पढ़ना कैसे है, लाइट जा रही है दूसरे मीडियम में, कहां जा रही है, दूसरे मीडियम में। आई कहां से, पहले वाले मीडियम से, ठीक है। लाइट गई दूसरे मीडियम में, आई कहां से, पहले वाले मीडियम में। इस लॉ को बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल, जिसको हम आपको क्या बोलते हैं, म्यू। म्यू इज द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है एयर, देखिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और ये है दूसरा वाला मीडियम जिसको हमने ग्लास माना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2। तो इसको पढ़ना क्या है, देखिए लाइट जा रही है दूसरे मीडियम में पहले वाले से, इसका फॉर्मूला रहेगा साइन आई अपॉन साइन आर, या आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। 1 से ज़्यादा क्यों होता है, इसको मैं आपको बताऊंगा। 1 से ज़्यादा होने का कारण क्या है, देखिए सबसे पहले आई और आर इनका रेशियो सॉल्व करेंगे, मोस्टली 1 से ज़्यादा ही आएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, अगर मैं इसको स्पीड की फॉर्म में लिखता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मुझे स्पीड के फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर या फिर वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, गिवन मीडियम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जो स्पीड लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड का है एयर में, लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है एयर में। एयर में स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो दूसरे वाला मीडियम है, इसमें तो लाइट की स्पीड कम ही होगी ना,
इसमें अगर लाइट जैसे मान लीजिए एयर से पानी में जा रही है तो पानी में तो स्पीड और कम हो जाएगी। अगर पानी में स्पीड और कम हो रही है तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा ना ये हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, आंसर 1 से ज़्यादा आएगा। तो ये आपको याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। दूसरा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी लाइट बेंड करेगी। आपको जो जो नोट करना ना याद रख लीजिए, मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर द लाइट विल बेंड, मोर द लाइट विल बेंड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही लाइट क्या करती है, बेंड करती है। ठीक है जी, तो ये हो गया इसके बारे में। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब देखिए यहाँ से लाइट आई, ठीक है, जब यहाँ से लाइट आ रही है तो लाइट आने के बाद ये बेंड तो होगी। एक्चुअल में लाइट को कैसे जाना था, एक्चुअल में लाइट को ऐसे सीधा जाना था, पर लाइट किधर को बेंड कर रही है, लाइट बेंड कर गई है टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट किधर को बेंड कर गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसका कारण क्या है, लाइट नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड कर रही है। जब लाइट एयर से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड कर रही है। इधर क्यों नहीं गई, इधर भी तो जा सकती थी, ये जो नॉर्मल है इससे दूर इधर भी जा सकती थी ना। कारण क्या है, देखिए चलिए इसका कारण समझाते हैं। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज फर्स्ट है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मान लीजिए v1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दूसरे मीडियम, ये हो जाएगा v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये निकल के आ गया। ओके, अब देखिए ये जो है वेलोसिटी, ये तो हमेशा ज़्यादा होगी, जिसको हमने बोला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो लाइट की स्पीड है एयर में कितनी है, 3 × 10⁸। चलो इसको मैं लिखता हूँ 3 × 10⁸, और इसको मैं किसी कम क्वांटिटी से डिवाइड करता हूँ, मान लीजिए 3 दैट इज़ 1.5। दूसरे मीडियम में जाने से मान लीजिए इसकी स्पीड जो अप्रोक्सीमेट हाफ होगी, तो इसकी रेशो क्या है, ऊपर वाली टर्म बड़ी है और नीचे वाली टर्म क्या है, छोटी है। ऊपर वाली टर्म बड़ी है, नीचे वाली टर्म छोटी है। अगर आपको साइन के, अब ये अगर टर्म बड़ी है और ये छोटी है तो यहाँ पर भी साइन आई बड़ा होगा और साइन आर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखिए ये रेशो और ये रेशो आपस में इक्वल है कि नहीं, है इक्वल। अगर ये दोनों रेशो इक्वल है, ऊपर वाली स्पीड ज्यादा है, तो इधर भी ऊपर वाली टर्म बड़ी होगी, सिंस एंगल आई जो है बड़ा होगा आर से। क्यों, बिकॉज ऑफ जो वेलोसिटी है एयर में क्या है, ज्यादा है। अगर वेलोसिटी एयर में ज्यादा है तो एंगल आई को क्या होना होगा, बड़ा होना होगा। तो यहां पर देखिए एंगल आई जो है बड़ा है और एंगल आर छोटा है। यहां पर देखिए यहां से लाइट ऐसे जा रही थी, ठीक है, ऐसे जा रही है। अब आपको एंगल छोटा करना है, एंगल छोटा करना है तो लाइट इधर बेंड हो जाएगी। लाइट इधर बेंड हो रही है, एंगल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो यही कारण है। फिर आप लिखोगे इफ लाइट गोज फ्रॉम rarer to denser, rarer to denser, it bends towards normal। ये कहाँ बेंड हो रही है, towards normal। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो कहाँ बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। याद रखना, लाइट जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ये है हवा वाला मीडियम और ये है डेंसर, ऐसे बेंड करेंगे। ओके, इसका उल्टा बनाते हैं। इसका उल्टा क्या है, देखिए ये मेरे पास फिर से नॉर्मल है, अब मैं उल्टा करूँगा, ये है ग्लास और ये है एयर। अब लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, अब लाइट को फिर से ऐसे जाना था, दिस इज द एक्चुअल पाथ, ऐसे जाना था। पर इस केस में क्या होगा, लाइट इधर को बेंड हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सही करते हैं। यहाँ पर जो है नीचे वाला मीडियम है, ये है नीचे वाला मीडियम है एयर। ओके, लाइट जो एंटर कर रही है ग्लास टू एयर, लाइट को कैसे जाना था, दोबारा बनाते हैं इसको। देखिए ये है ग्लास और ये है एयर, नीचे वाला मीडियम। लाइट को ऐसे आना था, दिस इज द एक्चुअल वे। ओके, कहाँ जाना चाह रही है, बिल्कुल सीधा जाना चाह रही है। ये है नॉर्मल, पर अब की बार लाइट जो है नॉर्मल से दूर चली जाएगी।
इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए, ये है एंगल आई और ये है एंगल आर, इतना बड़ा एंगल आर है, क्योंकि एंगल किस में बनता है, नॉर्मल और लाइट के बीच में। एंगल आर देखिए इस बार कितना ज़्यादा है, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ पर आर कम हो रहा था, यहाँ पर आर ज़्यादा हो रहा है। क्या कारण है, देखिए लाइट ग्लास से कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो स्पीड दूसरे वाले मीडियम में जहाँ जा रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है ना। अगर V2 देखिए, अगर V2 ज़्यादा होगा V1 से, अगर दूसरे वाला मीडियम ज़्यादा होगा, मान लीजिए है 10 और ऊपर वाला है 5, उसका हाफ है, ये है 10 ऊपर वाला है 5, अगर ये 10 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5। तो इसका मतलब है जो एंगल R है, एंगल R क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा कंपेयर टू एंगल I, याद रखना है। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी दूसरे वाले मीडियम की, तो दूसरे वाले मीडियम का ही एंगल बढ़ेगा, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू पता है, साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री होता है 1/√2, 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। एंगल के बढ़ने से साइन की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ से इफ लिखेंगे, इफ V2 is very very greater than V1, R1 is very very greater than I, therefore इसका मतलब क्या है, लाइट कहाँ से जा रही है, लाइट जो बेंड हो रही है, लाइट जा रही है डेंसर से रेयर में, है ना। डेंसर से लाइट किधर जा रही है, डेंसर से जा रही है रेयर मीडियम में, ओके। क्या कर रही है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे ही हो रहा है कि नहीं, चेक कर लो आप डायग्राम से, ठीक है। लाइट को ऐसे जाना था, ये है नॉर्मल, ओके, पर लाइट तो नॉर्मल से और दूर चलेगी, इधर को चलेगी कि नहीं। तो यही कारण है, लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। देखिए ये तो कि मतलब फॉर्मूले की बात होगी, मैथमेटिकल बात होगी कि ऐसा हो रहा है। अगर मैं फॉर्मूले से नहीं समझना चाहता, मैं एक्चुअल में ऐसे ही समझना चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या है, देखिए यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, इसी डायग्राम में थोड़ा समझते हैं। देखिए ये मेरा एक लाइन है, ये है लाइन, ठीक है, ये है एयर और ये है ग्लास, दूसरा मीडियम है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। अगर स्पीड कम हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ना रेस लगा रहे हैं, यहाँ पर 4 बंदे खड़े हैं, रेस लगा रहे हैं। अगर 4 बंदे रेस लगा रहे हैं और वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाना चाह रहे हैं, स्पीड कम हो जाएगी, तो स्पीड कम होने पे वो शॉर्टकट रास्ते में जाएगा या लंबे रास्ते में जाएगा, शॉर्टकट रास्ते में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब लाइट हल्के वाले मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो कम होने पे क्या होगा, इसको जाना यहाँ पर था, पर ये वाला रास्ता तो बहुत लंबा है, ये रास्ता लंबा है, तो लाइट कौन सा रास्ता चॉइस करेगी, छोटे वाला रास्ता। तो लाइट छोटे वाला रास्ता यहाँ पर पकड़ लेगी। छोटा रास्ता कब होगा, जब लाइट किधर को बेंड कर जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे इसका उल्टा हो जाएगा, अगर डेंसर से रेयर में जाएंगे तो लाइट दूसरे स्पीड में जाके स्पीड बढ़ जाएगा, अगर स्पीड बढ़ जाएगा तो लाइट लंबे वाला रास्ता तय करेगी। तो ये हो गया लाइट की बेंडिंग के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे जिसमें हम सारे फॉर्मूले को एक ही बॉक्स के अंदर लिख देते हैं। लेट्स सी। अब देखिए एक स्पेशल केस। अब स्पेशल केस क्या है, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। लाइट को जो है यहीं से हम नॉर्मल पर ही लेके आ रहे हैं। अगर लाइट को हम नॉर्मल से लेके आ रहे हैं तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या 0 हो जाएगा तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, 0। वैसे हम जो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ट्रू है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट बेंड भी हो रहा है। एक ऐसा केस है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली भी जाएगी और बेंड भी नहीं होगी, उस केस में क्या है, एंगल आई और एंगल आर 0 होंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या पढ़ा, लाइट जा रही है दूसरे मीडियम में पहले वाले से, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 म्यू 2, ये साइन आर इधर आ जाएगा साइन आर, और यहाँ पे क्या रह जाएगा साइन आई, ओके। साइन आई तो 0 है, ये 0 हो जाएगा, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड तो इक्वल होना चाहिए, तो साइन आर को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 और 0 इक्वल हो जाएंगे, तो इसीलिए साइन आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फटाफट से अगली टर्म देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है पहले वाले से, इसको क्या पढ़ा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जो पहले वाला मीडियम है वो क्या है, एयर। एयर को हम लिख लेते हैं लेटर सी से, जो दूसरे वाला मीडियम है उसको क्या लिख लेते हैं V1,
या v, ठीक है, ये है वेलोसिटी। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। अभी आपने स्पीड को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? स्पीड का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में क्या होता है? दैट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, ठीक है। ये आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। स्पीड, वी कैन राइट स्पीड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो जब वो लाइट एयर में जा रही है, यहाँ पर देखिए एयर में जो उसकी ना वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ऐसे एयर में वेवलेंथ ज़्यादा है, ये देखिए वेव की लेंथ। दूसरे मीडियम में जाने से वेव की लेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ क्या है? चेंज हो रही है, कम हो रही है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? जो एयर में बात करूं तो एयर में क्या है? स्पीड ऑफ लाइट को कैसे लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ इंटू वेवलेंथ, वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट। जो एयर के अंदर जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा नॉट, और दूसरे मीडियम में जाके ये जो वेवलेंथ कम होगी इसको क्या लिख देते हैं? लैम्डा एम, दैट इज फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा एम। देखिए जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वाइब्रेशंस पर सेकेंड। आपको एक बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको, बहुत बार एग्जामिनर पूछेगा। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाती है, ठीक है, जैसे हवा से पानी में या हवा से ग्लास में, किसी में भी जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है जो चेंज नहीं होता, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कलर, शॉर्टकट में याद रखें। अगर आप रेड कलर की लाइट को एयर से, रेड कलर की लाइट को पानी में डालोगे तो पानी में जाके रेड ही रहेगी, पानी में जाके वो लाल पीली नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो जो कलर है, कलर डिसाइड करती है फ्रीक्वेंसी। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो देखिए जब मैंने फर्स्ट मीडियम में लिखा, अगर इस मीडियम में फ्रीक्वेंसी एफ है तो दूसरे मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? एफ रहेगी। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट जाएगी तो क्या आ जाएगा? लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा एम। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मेरे पास किस फॉर्मेट में आ चुका है? वेवलेंथ के फॉर्मेट में भी आ चुका है। ओके, अब इन सबको फाइनलाइज करके मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम में, लाइट जा रहा है दूसरे मीडियम में, कहाँ से जा रहा है? पहले वाले से। कैसे लिखेंगे? पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जाके स्पीड स्लो हो जाएगी ना, और यहाँ पर कम है, तो इसमें स्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले का क्या है? μ1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अगर मैं एयर या वैक्यूम की बात करूं, देखिए वैक्यूम का होता है एग्जैक्ट 1, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्ट 1 होता है। एयर में होता है 1.00 समथिंग, 0073 0062, ठीक है। तो ये होता है, तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऊपर क्या आएगा? दूसरे वाले मीडियम का, और नीचे क्या आएगा? एयर का। इसके बाद अगर मैं वेलोसिटी की फॉर्म में लिखूं, वेलोसिटी की फॉर्म में पढ़ चुके हैं, दैट इज वेलोसिटी इन एयर। एयर में वेलोसिटी को हमने क्या माना है? v1 माना था। यहाँ पर जो वेलोसिटी है v1, और दूसरे वाले मीडियम में वेलोसिटी क्या है? v2। अगर वेलोसिटी के फॉर्मेट में लिखते हैं तो यहाँ पर चलिए मैं लिख लेता हूँ, दैट इज वेलोसिटी v1, और नीचे आ जाएगी वेलोसिटी v2। अगर एंगल की फॉर्म लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। अगर वेवलेंथ की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज वेवलेंथ इन मीडियम, वेवलेंथ इन एयर डिवाइड बाय वेवलेंथ इन मीडियम, ठीक है। तो ये आपको एक बॉक्स में सारी जानकारी किसके बारे में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ तक हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर चुके हैं, कोई भी हमने ऐसा कंसेप्ट नहीं छोड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। लास्ट बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की देखिए एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट नहीं, सीधी बात, नो एसआई यूनिट, इसकी कोई भी एसआई यूनिट नहीं होगी। क्योंकि देखिए जिधर मर्जी पढ़ लें, अगर न्यूमरेटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो डिनोमिनेटर में भी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कट जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो नीचे भी वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड में, कट जाएगा, कोई ऐसा यूनिट। एंगल सेम क्वांटिटी है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्वांटिटी सेम है। अगर क्वांटिटी सेम है तो ऐसा यूनिट नहीं रहेगी, तो उसका मतलब इट हैज नो ऐसा यूनिट। ओके, एक और छोटी सी टर्म आती है, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिख सकते हैं? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम फर्स्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। देखिए अगर मीडियम 1 और मीडियम 2 मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि मीडियम 1 कौन सा है, मीडियम दूसरे वाला कौन सा है। एयर नहीं है, एयर को छोड़ दिया। मीडियम 1 मान लीजिए यहाँ पर ग्लास है, दूसरा वाला मीडियम क्या है? वाटर है। तो जो ग्लास और वाटर ये मीडियम है एयर को छोड़ के, तो ये वाला इन दोनों की जो रेशियो होती है उसको बोलते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें भी सारे ये फॉर्मूले एप्लीकेबल है, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन है आपको,
जो ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 पॉइंट समथिंग, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.6 है, 2.5 है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो देखिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण लाइट एक तो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, दूसरा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, कौन कौन से पैरामीटर उसके चेंज हो रहे हैं, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ के साथ उसका और क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, स्पीड, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं, क्या नहीं चेंज होता, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चेंज नहीं होता। दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है इसको छोटी सी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए ये है मीडियम नंबर 1 और ये है मीडियम नंबर 2। अब ये जो ऊपर वाला मीडियम है ये है ग्लास और नीचे वाला जो मीडियम है दैट इज द वाटर। अब जो लाइट है ग्लास से वाटर की तरफ जा रही है। अब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड तो होगी, पता नहीं किधर को होगी, कहाँ से चेक करना है, इधर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करो। जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 3/2, 3/2 को अगर सॉल्व करेंगे याद आएगा 1.5, कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट 1.5। सिमिलरली दूसरा मीडियम जो है, जो दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। अगर 4/3 को आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1.3। ओके, तो ये आ रहा है 1.3 और ये आ रहा है 1.5, तो 1.5 वाला हुआ डेंसर मीडियम, 1.5 वाला क्या हो जाएगा डेंसर मीडियम, और 1.3 वाला क्या हो जाएगा एक तरह से रेयर बन जाएगा। ठीक है, जो हल्के वाला मीडियम होता है ना, हल्के वाले को हम बोलते हैं रेयर मीडियम, और जो भारी भरकम होता है उसको बोलते हैं हैवी वाला, उसको क्या बोलते हैं डेंसर मीडियम। ओके, अब लाइट रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब यहाँ पर देखिए लाइट को एक्चुअल में ऐसे जाना था, अब लाइट किधर को जाएगी, हमने पढ़ा है जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये हो जाएगा एंगल आर और ये हो जाएगा एंगल आई। डायग्राम क्लियर हो गया। अब आपको क्या पता करना है, आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। दूसरे वाले मीडियम का पहले वाले के रिस्पेक्ट में क्या होता है, μ2/μ1 दैट इज v1/v2 दैट इज sin i upon sin r, ओके, इज इक्वल टू λ0/λm। ये हमने सारा पढ़ रखा है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं कौन सा लगाऊं, ये वाला फॉर्मूला सफिशिएंट रहेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मेट में सॉल्व करें। अगर वेलोसिटी दी होती तो ये लगाएंगे, एंगल दिया होगा ये लगाएंगे, वेवलेंथ दी होगी तो ये लगाएंगे। ठीक है, तो लगाइए वाटर का निकाला है तो ऊपर क्या आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाटर का कितना है बेटा, वाटर का है ये रहा दैट इज 4/3 डिवाइड बाय ग्लास का कितना है 3/2, तो सॉल्व करेंगे 4/3 इंटू 3/2 ऊपर जाए क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये बन जाएगा 8/9। ठीक है, ये आ जाएगा, कोई ऐसे यूनिट नहीं रहेगा। अब अगर इसका उल्टा पढ़ना है, अगर लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है तो इसका उल्टा लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसको सॉल्व करने के इसका आंसर उल्टा आ जाएगा 9/8। ठीक है, तो ये है एक एग्जांपल। अभी देखते हैं थोड़ा और एग्जांपल्स। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का। हमारे पास है बच्चे मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है सिंगल कलर जिसका एक ही रंग होता है। ठीक है, सिंगल कलर सिंगल। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 589 नैनोमीटर। ओके, यहाँ पर है एयर और यहाँ पर है वाटर। लाइट जो है एयर से वाटर में जा रहा है, एयर टू वाटर। तो यहाँ पर जो लाइट है यहाँ से आएगी जिसकी वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर। नैनोमीटर को 9 से मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे मीटर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, वाटर में जा रही है, लाइट कहाँ को बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ। ओके, क्योंकि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कितना है 1.33 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है तक अप्रॉक्सीमेट 1 ही रहता है, आपको पता। क्या पता करना है आपको फाइंड आउट करना है वेवलेंथ। वेवलेंथ इन मीडियम मतलब पानी के अंदर जो वेवलेंथ है ये पता करनी है, फ्रीक्वेंसी पता करनी है, और थर्ड जो है स्पीड। इसमें स्पीड क्या हो जाएगी। ठीक है, पहले तो देखो बात करो, जब लाइट हल्के वाले मीडियम से भारे वाले मीडियम में जाएगी मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, स्पीड भी कम हो जाएगी, वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। जितनी फ्रीक्वेंसी एयर में होगी उतनी फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले मीडियम में होगी। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, दैट इज वेवलेंथ इन एयर डिवाइड बाय वेवलेंथ इन मीडियम, दूसरे वाले मीडियम का पहले वाले, ये फॉर्मूला पड़ा है। लाइट दूसरे वाले मीडियम में जा रही है, दूसरा कौन सा है, वाटर, पहले वाले से, दैट इज वेवलेंथ इन एयर वेवलेंथ इन मीडियम। तो यहाँ से हम लैम्डा एम की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम। दूसरा देखिए, जो फ्रीक्वेंसी एयर में है वही तो मीडियम में रहेगा, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेवलेंथ। ये आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद करना है, स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ। स्पीड एयर में इतनी है और एयर में वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर। यहाँ पर मैंने मीटर में चेंज कर दिया क्योंकि ये जो स्पीड है ये भी मीटर में है, मीटर पर सेकंड, तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ा। कैलकुलेशन करेंगे ये आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन आप कर लोगे। थर्ड जो है स्पीड पता करनी है, तो स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज स्पीड इन एयर डिवाइड बाय स्पीड इन मीडियम। एयर में स्पीड कितनी है, दिस वन इज द स्पीड इन एयर, और मीडियम में आपको पता करनी है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का पहले के रिस्पेक्ट, ये हमें दे रखा है 1.33, इसकी वैल्यू दे रखी है। एयर की स्पीड ये पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद ये स्पीड निकल के आएगी। देखिए दूसरे वाले मीडियम में स्पीड कम होगी कि नहीं होगी, यही बताया था आपको, क्योंकि दूसरा मीडियम क्या है, डेंसर है। अभी इसी वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जिसमें आपको सभी मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है देखने के लिए मिलेंगे। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नोट कर लीजिएगा। ध्यान में आपको ये बात याद रखनी है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा लाइट बेंड करेगी। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहता है तो बच्चों प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।